बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेग्रल्स पर। मल्टीपल इंटेग्रल्स में सबसे पहले हमने बात करनी है, डिस्कशन करनी है अबाउट डबल इंटेग्रल। और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन को देखना है कि डबल इंटेग्रल की डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरा हमने उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखनी है कि ज्योमेट्रिकली डबल इंटेग्रल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और थर्ड, हमने इस वीडियो में मेथड्स सीखने हैं कि हम किन मेथड्स के साथ डबल इंटेग्रल्स को एवेलुएट कर सकते हैं, उनका हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे आज के लेक्चर की ये आउटलाइंस हैं। First of all, we will discuss about the definition. Second, we will discuss geometrical representation or geometrical interpretation. What does double integral shows in geometry? Or what is the geometry of double integral? Third one, we will discuss the methods of evaluation of double integrals. So let's start, student. पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सारी डेफिनेशन हम लिखते हैं। लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। लेट z इज इक्वल टू f of x y be a function of two variables. Be a function of two variables. Let z is equal to f of x y be a function of two variables. ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स का है, यानी कि इसमें एक वेरिएबल हमारे पास x नज़र आ रहा है और दूसरा वेरिएबल y नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ अ मल्टीपल फंक्शन और मल्टी वेरिएबल फंक्शन. इट डज नॉट कंटेन ओनली अ सिंगल वेरिएबल बट इट कंटेन्स डबल वेरिएबल. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. पहले हमने सपोज किया कि z जो है वो दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन लिया हमने, विच इज डिफाइंड एंड इज बाउंडेड इन अ क्लोज्ड रीजन D. अब मजीद इसकी क्या जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. विच इज डिफाइंड which is defined and is bounded in a closed and is bounded in a closed region D. Let z is equal to f of xy be a function of two variables which is defined and is bounded in a closed region D. अब हमारे पास इसकी मज़ीद इसमें प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं कि z जो है वो एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, जो कि हमारे पास एक क्लोज्ड रीजन D में डिफाइंड भी है और वो बाउंडेड भी है. इसमें मतलब उसकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो रीजन D में आ रही हैं और वो रीजन D से बाउंड भी है. बाउंड मतलब उसको बांधा गया है, वो क्या है यहाँ पर बाउंडेड है. तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं अभी डेफिनेशन लिखने के बाद. इन अ क्लोज्ड रीजन D ऑफ द एक्स वाई प्लेन ऑफ द एक्स वाई plane.
further we suppose that D is also bounded. मजीद जो है वो हम सपोज कर लेते हैं. Further suppose that D is also bounded. अब मज़ीद हमने क्या सपोज किया कि हमने जो रीजन यहाँ पर लिया है डी, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड, यानी कि ये भी आपके पास क्या है, बाउंडेड है हमारे पास. तो ये हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हम लिख रहे हैं डबल इंटेग्रल के लिए. मज़ीद इसको आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करके फिर इसकी जो है वो हम एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं. अब मज़ीद इसके बाउंडेड होने से क्या मुराद है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज इससे मुराद हुआ D कैन बी इनक्लोज्ड इन सम सर्कल. D कैन बी इनक्लोज्ड in some circle of radius r, in some circle of radius r greater than 0. अब स्टूडेंट्स क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विच इज डिफाइंड एंड इज बाउंडेड इन अ क्लोज रीजन D ऑफ द एक्स वाई प्लेन. हमारे पास एक फंक्शन z है जो कि दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है और वो एक क्लोज रीजन D में डिफाइंड भी है. वो उसके हर पॉइंट पर आपको आंसर देता है और वो इस रीजन में बाउंडेड भी है, यानी कि उसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो इसी रीजन में से आ रहे हैं, इसी रीजन से बाहर कोई भी आंसर नहीं आएगा. फर्दर सपोज दैट D इज ऑल्सो बाउंडेड. हमने मजीद सपोज किया कि जो रीजन D है वो खुद भी बाउंडेड है. वो खुद भी क्या है हमारे पास, उसकी भी बाउंड्रीज हैं, अपर बाउंड्री है और उसकी भी लोअर बाउंड्री मौजूद है हमारे पास. तो बाउंडेड से मुराद क्या है कि उसकी बाउंड्रीज मौजूद हैं हमारे पास, यानी कि वो लोअर बाउंड्री भी रखता है और अपर बाउंड्री भी रखता है. और इससे आगे क्या मुराद हुआ, दैट इज D कैन बी इनक्लोज्ड इन सम सर्कल ऑफ रेडियस r ग्रेटर देन 0. D के बाउंडेड होने से मुराद यहाँ पर ये है हमारे पास कि जो D है उसको भी हम किसी सर्कल में हम बाउंड कर सकते हैं, उसको हम किसी सर्कल में इनक्लोज्ड कर सकते हैं और जिसका रेडियस हमारे पास r है और वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रेडियस हमारे पास. चूंकि रेडियस डिस्टेंस होता है इसलिए नेगेटिव होने से तो यहाँ पर सेंस नहीं बनेगी, इसलिए रेडियस शुड बी पॉजिटिव हियर. अब हम स्टूडेंट्स मजीद क्या करते हैं इसमें, वी सब डिवाइडेड D इंटू रिक्टेंगल्स. अब जो हमने D कंसीडर किया है, जो रीजन लिया है, हम उसको सब डिवाइडेड करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे रिक्टेंगल्स में. वी सब डिवाइड D सब डिवाइड D into rectangles into rectangles by lines parallel to the x, by lines parallel to the x and y axis.
x and y axis and label those rectangles rectangles which lie within D region D as delta A1, delta A2 up to delta AN. अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसमें मज़ीद देखें ज़रा। अब जो हमने रीजन कंसीडर किया था यहाँ पर D, हमने उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है और उन रेक्टेंगल्स को हमने नाम देना है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, यानी कि n रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया तो उसी मुनासबत से पहले रेक्टेंगल को कहेंगे डेल्टा A1 और दूसरे को कहेंगे डेल्टा A2, तीसरे को कहेंगे डेल्टा A3। इसी तरह हमारे पास जो nth रेक्टेंगल होगा उसको हम डेल्टा AN से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर डेल्टा A1 का मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, डेल्टा A2 मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 और डेल्टा AN मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल N। तो ये सब जो है वो रेक्टेंगल्स के एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। वी ऑल्सो डोनेट द एरियाज ऑफ दीज रेक्टेंगल्स बाय द सेम सिंबल्स। तो हम इनके एरियाज को भी इसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी ऑल्सो डिनोट denote the areas of these rectangles, the areas of these rectangles by the same symbols that is delta A1, area of first rectangle, delta A2 area of second rectangle, delta A3 area of third rectangle, and delta of AN means area of nth rectangle. Denote both rectangles and their areas. Denote both rectangles and their areas. Let PI XIYI मज़ीद सपोज करते हैं। लेट कोई पॉइंट लेते हैं PI
उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स आई वाई आई। ये हमने एक पॉइंट लिया पी आई, ith पॉइंट लिया इस रीजन में से जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कि हमने उसको z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई और वाई आई हो जाएंगे हमारे पास। अगर हम ith जो है वो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, कोई जनरल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर i हमारे पास यहाँ पर इक्वल है किसके 1 2 3 अप टू n, यानी कि i हमारे पास कोई भी जनरल नंबर हो सकता है। अगर आप i को 1 कंसीडर कर लेते हैं तो ये p1 x1 y1 पॉइंट बन जाएगा। अगर आप i को 2 कंसीडर कर लेते हैं तो p2 x2 y2 पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास b पॉइंट्स in delta AI from the sum। अब नेक्स्ट हमने ये क्या कहा यहाँ पर, लेट पी आई एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n बी पॉइंट्स इन डेल्टा ए आई। यानी कि हमने क्या किया, एक छोटा एरिया कंसीडर किया और उसमें हमारे पास ये n पॉइंट्स मौजूद हैं। उसमें कितने n पॉइंट्स मौजूद हैं हमारे पास। तो अब मजीद हम क्या करते हैं, अब मजीद हम इसको सम की फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स, और फिर ये सारी जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसको हम एक डायग्राम के जरिए से भी समझते हैं। तो फ्रॉम द सम S is equal to summation I is equal to 1 up to n f of x I y I into delta a I। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर किस चीज को हमने सम अप किया। हमारे पास चूंकि एक एरिया के अंदर ये n पॉइंट्स हैं और आपको पता है कि इस एक पॉइंट्स के अगेंस्ट आपके पास f ऑफ x, अगर आप p1 ले रहे हैं तो आपके पास f ऑफ x1 y1 वैल्यू आ जाएगी। अगर आप p2 ले रहे हैं तो उसी मुनासबत से आपके पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x2 y2, जो कि हमने ऊपर जो है वो डिफाइन किया हुआ है z इज इक्वल टू f ऑफ x y से। और ये डेल्टा i जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस जो है वो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ये। तो फंक्शनल वैल्यू और उस एरिया का प्रोडक्ट है हमारे पास ये, और हम उसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सम ले रहे हैं, हम इसका सम ले रहे हैं, इसको एड अप करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इफ द लिमिट ऑफ s एग्जिस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ द लिमिट ऑफ s एग्जिस्ट, अगर इस s की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है तो हम फिर क्या करते हैं, कब एग्जिस्ट करेगी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर हम क्या कर दें, ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं एक एरिया में, अगर हम इन पॉइंट्स को बहुत ज्यादा कर देते हैं,
n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, जब हम इसको n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो उससे क्या होगा आपके पास, एंड द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल्स अप्रोचेस टू 0 and the largest diagonal of the rectangles approaches 0 then the double integral of f of xy over D is defined as and that limit defined as that limit जो ऊपर हमने लिमिट की बात की है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, एंड दैट लिमिट and is denoted by अब कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स हम डबल इंटेग्रल को, हम उसको देखते हैं यहाँ पर अब मैथमेटिकली उस चीज़ को, फिर हम ग्राफिकली भी ये सारी चीज़ अब देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ग्राफिकली हम कैसे इस सारी जो हमने डिस्कशन लिखी है इसको कैसे हम ग्राफिकली देखेंगे। तो अब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डबल इंटेग्रल ओवर डी region D f of x y is f of x y dx dy are integral double integral over region D f of x y dA। thus double integral over D f of x y dx dy is equal to limit n tends to infinity summation I is equal to 1 up to n f of x I y I delta a I is equal to double integral D
एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है डबल इंटेग्रल की। अब यहाँ हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, ज़रा पिक्टोरियली इसको समझते हैं कि हमने किया क्या है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स डबल इंटेग्रल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो डबल इंटेग्रल के लिए हमने एक फंक्शन z को सपोज किया और z हमारे पास जो है वो एक 2 वेरिएबल फंक्शन था। उसकी प्रॉपर्टीज ये थी हमारे पास कि वो बाउंडेड भी था और डिफाइन भी था एक क्लोज्ड रीजन D के अंदर। और फिर हमने D पे भी ये जो है वो कंडीशन लगाई कि D जो है वो बजाते खुद भी बाउंडेड है और उसको हम किसी भी सर्कल में जो है वो क्लोज्ड कर सकते हैं। फिर हमने जो हम अगर इसको कंसीडर करें यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, तो हम लेट से यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास ये ओरिजिन होता है दोनों का इंटरसेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो एक रीजन, हम एक जो है वो रीजन कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास जो है वो एक रीजन हुआ और जिसको हमने अब छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। तो ये हम इसके रेक्टेंगल्स बना देते हैं। ये स्टूडेंट्स हम इसके रेक्टेंगल्स बना रहे हैं। और हमने अभी बात की कि D जो है वो बजाते खुद जो है वो एक बाउंडेड रीजन है, तो हम उसको एक सर्कल में इनक्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट लेट से हमने एक सर्कल लगा दिया, एक सर्कल लगाया और हमने उसका ये वाला पॉइंट कंसीडर किया जिसको हम कह रहे हैं PI से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, PI XI YI, ये हमारे पास एक पॉइंट है। और आप लोगों को मालूम है कि एक जो आपके पास रेक्टेंगल है उसका जो एरिया हमने रिप्रेजेंट किया है वो डेल्टा I से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि अगर आप फर्स्ट रेक्टेंगल ले रहे हैं तो वो डेल्टा A1 हो जाएगा, अगर आप सेकंड रेक्टेंगल ले रहे हैं तो वो आपके पास डेल्टा A2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम इन तमाम जो हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स इस रीजन में आ रहे हैं जिसको हमने D कहा हुआ है इस सर्कल वाले रीजन को, तो हमने इन तमाम जो रेक्टेंगल्स हैं उनके हमने किसको, अब आप अगर इस डेफिनेशन को देखें तो वो आपके पास क्या यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, ये जो हमने यहाँ dx और dy हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये dx और dy है आपके पास। तो अगर आप देखें ये एक छोटे रेक्टेंगल के जो है वो, अगर ये आप इसको dx कह देते हैं, इसको आप dy कह देते हैं, ये सॉरी आपके पास dy हो जाएगा और ये dx हो जाएगा हमारे पास। तो अब dx और dy आपको पता है ये दो लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे हमारे पास एरिया की वैल्यू आती है। तो इसलिए हमने इस कैलकुलेशन में dx dy को dA से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पर जो f ऑफ एक्स वाई है स्टूडेंट्स, जो f ऑफ एक्स वाई आएगा किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट, अगर आप P1 ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास f ऑफ x1 y1 वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने इक्वल कही हुई है z के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये f फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो z है, वो कोई आपके पास अगेन क्या होगी, लेंथ होगी हमारे पास, अगेन वो क्या है, एक लेंथ है हमारे पास। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप इस डेफिनेशन पर गौर करें तो ये भी आपके पास एक लेंथ हुई और ये dA आपके पास एरिया है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया हमारे पास क्या चीज आती है, उससे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब इसमें 3 लेंथ्स हो गए हैं तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा,
ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। और यहाँ हमने जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया हुआ है, इसका मतलब है हमने ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं इनकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी है कि ये आपस में बिल्कुल मर्ज हो गए हैं। जब ये आपस में बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे तो उससे आप लोगों को मालूम है कि जो आपका समेशन है वो आपका जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने की वजह से आपके पास ये कॉन्टिन्यूअस सम बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस सम बनेगा यहाँ से। और जब कॉन्टिन्यूअस सम बनता है तो उसके लिए हम जो है वो उसके सम के लिए हम इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करते हैं। और जो हमारे पास समेशन होता है, समेशन को हम यूज करते होते हैं डिस्क्रीट सम के लिए। ये दोनों में यहाँ पर डिफरेंट है इंटीग्रेशन और समेशन में, कि इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस सम के लिए यूज होता है और समेशन डिस्क्रीट सम के लिए यूज होता है। इसलिए इस स्टेप में हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, उसको इंटेग्रल ओवर रीजन डी का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डबल इंटेग्रल की डेफिनेशन थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें इस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।